नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एग्ज़ाम मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक पढ़ रहे थे, अध्याय 4 का एक पार्ट हो गया है। अध्याय का नाम था आदिवासी दीकू और एक स्वर्णयुग की कल्पना। इसका हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा पार्ट में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अध्याय 4 आज ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्या है अध्याय 4 में। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। इसमें क्या है, जो औपनिवेशिक जो अंग्रेज आए थे, जो शासन कर रहे थे, उससे आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें यह किस प्रकार का बदलाव हुआ। क्या है इसमें, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। तो अंग्रेज के आने से पहले बहुत सारे इलाकों के आदिवासी मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। यानी जब अंग्रेज नहीं आए थे, उनके पास औरों से ज़्यादा अधिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। यानी जो वहाँ के मुखिया होते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। यानी जब ब्रिटिश शासन करने लगे तो उनके वजह से आदिवासी जो मुखिया थे, उनका कामकाज और अधिकार भी बदल दिए गए। उन्हें कई गांव पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई। यानी ज़मीन का मालिकाना तो मिल गया, लेकिन उनकी शासन करने की जो शक्तियाँ थी वो छिन गया और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। यानी कि अब ब्रिटिश का जो नियम है वही मानना पड़ेगा। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। यानी कि अब जो मुखिया थे वो अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे और उनके लिए अनुशासन भी बनाए रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। यानी वे पहले जैसे काम नहीं कर पा रहे थे। आइए इसमें क्या देखते हैं, आगे क्या है। ये किस चीज़ का चित्र है देख लेते हैं। पूर्वोत्तर क्या है चित्र देख लीजिए। पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर। जब एक घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। यही जो है घर बनाए जाते थे। आइए इसमें क्या है, घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, इसके बारे में देखते हैं। ऐसे समूह जो अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी। ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह क्या थे, एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें। यानी अंग्रेज जो चाहते थे कि जो आदिवासी है वो घुमंतू न रहे, एक जगह अस्थायी रूप से खेती करें। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रण करना आसान था। यानी जो एक जगह पर रह रहे हैं उसको अंग्रेज आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन जो घूम करके कई जगह चला जा रहा है उसको नियंत्रण करना उन लोगों के लिए आसान नहीं है। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे कि अपना शासन भी चलाएं और यहाँ से कुछ मिलता भी रहे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। यानी ज़मीन को माप करके और सबका हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित कर दिया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। अध्याय 2 में आप देख सकते हैं, इसके बारे में है। आगे देखते हैं झूम काश्तकारों को क्या है। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। यानी झूम काश्तकार जो थे वो अलग अलग जगह काट करके जंगल को खेती करते थे, तो वो अलग अलग जा कर के बसते थे। तो उनको बसाने की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही अंग्रेज़ों की। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हो। यानी जो हल से खेती कर रहे थे, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। यानी वो जगह जगह जैसे रह रहे थे पहले की जैसे, वैसे ही रहना चाहते थे।
व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। यानी अंग्रेज़ों को उनकी बात माननी पड़ी और जो घुमंतू खेती करते थे उनको छूट दे दी गई। आगे क्या है, वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासियों समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। आगे क्या है इसमें देखते हैं, ये किस चीज़ का चित्र है। तो आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी, समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क, आदिवासी द्वीपों और स्वर्ण कल्पना। क्या है इसमें, आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी, आगे देखते हैं क्या, भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी सभी जंगलों पर अंग्रेज अपने नियंत्रण में ले लिए और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी, यानी अपनी संपत्ति घोषित, राज्य की, देश की संपत्ति घोषित कर ली। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, उनको आरक्षित घोषित कर, जहाँ पे अच्छी लकड़ी, इमारती लकड़ी मिलती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं दी थी। यानी जो आरक्षित वन घोषित अंग्रेज़ों द्वारा कर दिया गया था, वहाँ पर किसी को खेती या पशुओं का शिकार करने, फल इकट्ठा करने, ये सब के लिए वहाँ पे इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार जो है, जो घूम घूम करके खेती करते थे, उनको वहाँ पे जाना, उन्हें किस तरह ज़िंदा रख सकते थे जो झूम काश्तकार थे। क्या है, ऐसी सूरत में जो झूम काश्तकार हैं किस तरह ज़िंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे जगह जाना पड़ा। यानी वहाँ पे वो जा नहीं सकते थे, झूम खेती कर नहीं पाते थे, क्योंकि अलग अलग जाना पड़ता, और आरक्षित जो वन बना दिया गया है वहाँ पे अब जा नहीं सकते। तो इसके लिए जो है ऐसे काश्तकार, जो झूम काश्तकार थे, वो मजबूर होकर के दूसरे जगह उन्हें जाना पड़ा। आगे देखते हैं क्या है। ऐसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, यानी कि जंगल के भीतर आदिवासियों के रहने पर रोक लगा दी। उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। यानी आदिवासियों को जंगल में रहने पर पाबंदी लगा दी, जिससे उन्हें एक दिक्कत भी हो गई कि रेलवे की जो स्लीपर्स हैं, यानी रेलवे की जो पटरी है, उसके नीचे जो लकड़ी के स्लीपर लगाए जाते हैं, अब तो कंक्रीट के बने हुए जो नीचे लगे रहते हैं, पहले के जो पटरी हैं उसके नीचे स्लीपर लकड़ी के ही बनाए जाते थे। तो पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरे तक ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कैसे करें, इसका उन्हें दिक्कत होने लगा। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगलों में ज़मीन के छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी। यानी कि जो झूम काश्तकार हैं उनके लिए वहाँ पर छूट देने की बात कही गई। बरसते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, यानी जो वहाँ पे रहेंगे उनके लिए विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा लिए। यानी कि अब वहाँ के जो किसान थे, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी थे, उनको उसी जगह रोक लिए कि आप इसी जगह रहिए, और इस तरह से वन विभाग ने अपना काम निकाला। आगे देखते हैं क्या है। स्लीपर क्या होते हैं, तो लकड़ी के 36 तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है, यानी जो लोहे की पटरी रहती है उसी के नीचे लगा रहता है, स्लीपर बोलते हैं उसको। आगे क्या है, अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कठिन, क्या है स्रोत इसमें देखते हैं। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाके का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेज़ों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, इसमें क्या है, जीना कितना है मुश्किल, जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु
कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। ये कहाँ से लिखा गया है? तो वैरियर एल्विन एवं सामराव हिवाले सांग्स ऑफ दी मैकल, पृष्ठ संख्या 316 पे उद्धृत है, वहाँ से लिया गया है। आगे देखते हैं क्या है। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, जो ये अंग्रेज कानून ले आए थे इसका विरोध किया। उन्होंने नए नियम का पालन करने से भी इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीके से रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर, यानी वो पहले जैसे थे जो सरकार के गैर कानूनी इसको घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्राम और संगमा द्वारा असम में 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह भी इसी के विद्रोह थे। यानी इसके लिए 1906 में सोंग्राम और संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में जो है वन सत्याग्रह के विद्रोह भी हुए। आगे क्या है? व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा कि यानी ये जो महाजन हैं और व्यापारी हैं इतने जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं, क्यों इतना कर्जा देने की बात कर रही हैं, यह इन्हें आदिवासियों को समझ में आने में कुछ समय लगा। आगे इसमें क्या है? यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। ये क्या है? गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, ये जो है इसमें क्या है? यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। यानी जो भारतीय रेशम है वो यूरोप के बाज़ारों में इसकी भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाज़ार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। यानी जैसे जैसे यूरोप के बाज़ारों में इसकी मांग बढ़ती गई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम पर और जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले कौन? संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। यानी जो संथाल जनजाति थी हजारीबाग में, वो रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था। यानी बर्दवान या गया में जो है भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। यानी यहाँ से 3-4 रुपये में ले लेते थे और बर्दवान या गया में उन्हें 5 गुना दाम पे बेच देते थे। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। यानी ये वो यहाँ से खरीद करके वहाँ 4 से 5 गुने दाम पर बेचते थे। इसके बीच में उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा होता था। यानी कि यहाँ पे सस्ते दाम पे खरीद लेते थे तो रेशम उत्पादकों को जो है वो बहुत कम ही फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाज़ार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। यानी इनके वजह से ही घाटा होने लगा था कि मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसके वजह से व्यापारियों को ही अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। ये क्या है? चित्र में क्या दिया है? चटाई बुनती एक हाजांग औरत। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर जाती थी। ये देखिए बच्चा है, यहाँ पे काम करने के लिए जाती थी। आगे देखते हैं क्या है। बिहार के 1948 में खनन का क्या दिया है? बिहार के कोयला खनिक 1948 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज, यानी पहले जो झारखंड हिस्सा था वो बिहार का ही था, तो बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। यानी दमघोटू जो है वहाँ पे खतरनाक गैसें भी होती थी काम करने के लिए। तो ये झरिया और रानीगंज में। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये जो है वहाँ के मज़दूरों का चित्र है जो काम करने वाले थे कोयला खदानों में। आगे देखते हैं काम की तलाश।
काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से चाय बागान फैलने लगे थे, यानी 19वीं सदी के आखिर से चाय बागान भी फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने वाले आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया, यानी कोयला खदानों में भी ज़रूरत थी और असम के चाय बागानों में भी। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न उन्हें केवल बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। यानी कि इन जो मजदूरों को है वो टेंडर पे लाया जाता, ठेकेदार लेकर आते थे और बहुत कम ही वेतन देते थे और उन्हें जल्दी घर जाने के लिए भी छुट्टी नहीं देते थे। नज़दीक से देखने पर क्या है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि संथालों ने कब बगावत की थी इसके लिए, तो 1855 में। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने किया था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह जो है 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र के वर्ली में विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह इसी तरह का विद्रोह था, यानी जो बिरसा मुंडा थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। आगे देखते हैं क्या है गतिविधि में क्या दिया है। पता लगाएं कि कोयला खदानों में काम करने के हालात बदल गए हैं या नहीं। आज के समय में आप देखें तो क्या हालत है, पता इन खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं, उनकी मौत के क्या कारण होते हैं। आगे देखते हैं क्या है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 1800, इनके बारे में पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा जो है आदिवासियों के भगवान माने जाते थे। क्या है, बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, यानी जो मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था, यानी जो उस समय जो मुखिया थे वो विद्रोह करते थे, तो उन्होंने यह देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग एक ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। जो दीकुओं यानी जो बाहरी लोग आए थे उनके उत्पीड़न से जब पूरी तरह आज़ाद थे तो उस टाइम की बात करते थे कि उस टाइम स्वर्ण युग था। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोग को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस लाना था, यानी सबको मोटिवेट करते थे, याद दिलाते थे कि ऐसे पहले में हम लोगों का साम्राज्य ऐसा था जो अंग्रेज़ों की वजह से हम लोग आज इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे और उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। पहले ईसाई में ऐसे ऐसे सुना, फिर उसके बारे में वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ भी समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया, यानी उन्होंने जनेऊ को धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, यानी आदिवासियों को लोगों को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन और टोने जादू में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया, यानी जो बिरसा ने है मिशनरी और हिंदू के जो जमींदार थे उनका भी विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपनी अनुयायियों से आह्वान किया। कब? 1895 में वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले।
वह अतीत के ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। यानी वह उस समय की बात करते थे जब मुंडा लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा के आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यानी बिरसा मुंडा जो जैसा सोचते थे वैसे अंग्रेज़ों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यानी अंग्रेज़ों जो हैं, महाजन हैं, भूस्वामी, इन लोगों को बाहर निकालना चाहता था। आगे इसमें क्या है, वैष्णव क्या है, विष्णु की पूजा करने वाले को हम वैष्णव कहते हैं, वैष्णव। आगे क्या है, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। यानी जो यह आंदोलन है मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। यानी जो अंग्रेज़ों की भूनीति, ज़मीन की नीति थी, उस नीति से वहाँ की भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रहा था जो आदिवासियों थे। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति, मिशनरी यानी जो ईसाई धर्म के थे वो उनकी परंपरागत संस्कृति ख़त्म कर रहे थे और भूस्वामी जो है उनकी ज़मीन ले रहे थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। जब ये आंदोलन और उग्र रूप ले रहा था तो अंग्रेज़ों ने इसके लिए सख्त कार्रवाई का फैसला किया। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया। कब? 1895 में। और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई गई। यानी बिरसा मुंडा को 2 साल की सज़ा भी सुना दी गई 1897 में। यानी कि 1895 में उन्हें सज़ा हुई और 2 साल बाद, कब? 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावड़ों यानी दीकू और यूरोपीय, जो दीकू यानी जो ब्राह्मण, जो बाहरी थे, को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी, आगे क्या है, बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए। यानी जो अंग्रेज़ों के चर्च थे उन पर भी हमले किए। महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर भी धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा का राज का प्रतीक था। यानी बिरसा जो मुंडा था उनका प्रतीक क्या था? सफ़ेद झंडा। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। कब? 1900 में हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। आगे क्या है, तो बस इतना ही था। ये चैप्टर इसी जगह समाप्त हुआ, अध्याय 4 जो है। अब हम आगे अध्याय 5 अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास ज़रूर बताइएगा। हम डेली एक पार्ट पढ़ते हैं या एक क्लास पढ़ते हैं जिसमें हम NCERT क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर यही समाप्त होता है। अब अध्याय 5 आगे हम पढ़ेंगे। चैनल पे पहली बार आप लोग आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।